शुरू करें। मुंगेली जिला बिलासपुर संभाग का एक और महत्वपूर्ण जिला मुंगेली। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैप में मुंगेली की सराउंडिंग को देखते हैं। तो देखिए ये आपका बिलासपुर से लगा हुआ जिला है, इधर रहा आपका बिलासपुर संभाग का। ये जो जिला आपको दिख रहा है, ये बाउंड्री आपकी किस जिले की है? मुंगेली। ध्यान से देखिए मुंगेली जिले की। अगर मुंगेली जिले को देखें तो ये आपका यहाँ से पूरा का पूरा इधर एमपी मध्य प्रदेश राज्य हमको टच करता है, इसलिए याद रखिएगा कि ये भी एक इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट है। और किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट है यानी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। और किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? किस राज्य के साथ? तो मध्य प्रदेश। क्लियर हुआ? ध्यान से सुनिएगा। अगर इसके सराउंडिंग की बात करें तो इसके सराउंडिंग में ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ आपको याद रखना, इधर आपका बिलासपुर देखा, पूर्व की तरफ आपका बिलासपुर। अगर आपका नॉर्थ की तरफ बात करें, उत्तर में, और वो भी नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट है ना पूरा, तो नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो ये हमारा हो गया गौरेला पेंड्रा मरवाही, जीपीएम वाला गौरेला पेंड्रा मरवाही, इसके साथ साझा किया। दो जिले हो गए। अगर हम वेस्ट की तरफ बात करें तो वेस्ट में ये पूरी की पूरी बाउंड्री टच करता है कवर्धा के साथ। कवर्धा जिला दिख गया, किसके साथ टच करें? कवर्धा के साथ। वेस्ट में कवर्धा के साथ 3 हो गए। उसके बाद अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ ईस्ट में ये बलौदा बाजार, साउथ ईस्ट में ये किसके साथ साझा करता है? बलौदा बाजार। और अगर साउथ वेस्ट की तरफ बात करें तो ये बाउंड्री साझा करता है बेमेतरा। क्लियर? यानी ये कितने जिलों के साथ बाउंड्री साझा कर रहे हैं? तो आप देखिए 5 जिलों के साथ ये बाउंड्री साझा कर रहे हैं। बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कवर्धा, बेमेतरा और बलौदा बाजार। याद रहेगा, इतने जिलों के साथ ये बाउंड्री साझा करेगा। साथ ही साथ अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है यानी एमपी के साथ भी इसकी बाउंड्री बनेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? याद रखिएगा, ये ही जिला आपको आज कवर करना है। चलिए इसके बेसिक जानकारी थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले इस जिले का गठन कब हुआ? मुंगेली जिले का। तो याद रखना है आपको, मुंगेली जिले का गठन कब हुआ? वर्ष 2012 में। याद रहेगा? हाँ, 1 जनवरी 2012, डेट भी याद रख सकते हैं, 1 जनवरी 2012 में। याद रखिएगा रमन सिंह जी की सरकार थी और एक साथ 9 जिलों का सृजन हुआ था। उन 9 जिलों में मुंगेली भी हमारा शामिल था। क्लियर? तो याद रखिएगा ये किसके समय बना? छत्तीसगढ़ शासन में ही बनेगा। रमन सिंह जी के शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ शासन में 1 जनवरी 2012। अगर इसके मातृ जिले की बात करें मुंगेली की, तो इसके मातृ जिला आपका कौन सा है? बिलासपुर। इसका मातृ जिला क्या है हमारा? बिलासपुर। बहुत अच्छे से याद रखिए, क्या है मातृ जिला? बिलासपुर। अगर मुख्यालय की बात करें तो मुंगेली जिले का मुख्यालय हेडक्वार्टर क्या है? मुंगेली। मुंगेली इसका हेडक्वार्टर हो गया। सीमावर्ती राज्य, बिल्कुल ये एक इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। और किसके साथ सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश के साथ, एमपी के साथ, हमारा जो मातृ राज्य है। अगर सीमावर्ती जिलों की बात करें तो सीमावर्ती जिलों में आपको पकड़ना है 5, एक नहीं 5 जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है। ठीक है, ये 5 कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका बिलासपुर बीएसपी, एक आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है, ऊपर की तरफ। नीचे आ जाए तो कवर्धा, देखते चलिएगा, कवर्धा, बेमेतरा और आपका बलौदा बाजार। बलौदा बाजार अभी हमने देखा भी है, बलौदा बाजार। और संभाग अगर बात करेगा किस संभाग का हिस्सा है, तो याद रखिएगा बिलासपुर संभाग का एक प्रमुख जिला है बिलासपुर संभाग। ये तो बेसिक सी जानकारी होगी, बिलासपुर संभाग का प्रमुख हिस्सा है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा तहसील, विकास खंड, नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा की सीटें। तो सबसे पहले इसके लिए मैप में चलते हैं और मैप को एकदम अच्छे से बना करके समझने की कोशिश करें। देखिएगा ये हमारा मुंगेली जिले का मैप तैयार है। ठीक है, सबसे पहले इसके सराउंडिंग को देखते हैं। इसके सराउंडिंग में आपको एकदम अच्छे से पकड़ना है कि ये यानी पूर्व की तरफ अभी हमने देखा था कौन सा जिला था? बिलासपुर। तो ये हमारा बिलासपुर हो गया, पहले इसको बना लीजिएगा आप लोग भी। ऊपर में ही हमारा हो गया गौरेला पेंड्रा मरवाही, जीपीएम जिला हो गया गौरेला पेंड्रा मरवाही। ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है बाहर की तरफ, ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, यानी ये एमपी हो गया आपका पूरा का पूरा मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर हम पश्चिम की तरफ बात करें तो पश्चिम की तरफ पूरी बाउंड्री, एक बड़ी बाउंड्री साझा करता है कवर्धा के साथ, कवर्धा जिले के साथ। और दक्षिण में 2, एक तो बलौदा बाजार और एक आपका बेमेतरा। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका हो गया बलौदा बाजार। ये क्या है आपका? बलौदा बाजार, बीबी लिख रहा हूँ मैं, बलौदा बाजार। ठीक, और नीचे की जो हिस्सा है यहाँ पर दिख रहा है ये बेमेतरा के साथ। किसके साथ साझा कर रहे हैं? बेमेतरा के साथ। बलौदा बाजार के साथ थोड़ी सी सीमा बनाता है, जो दिख रहा है थोड़ी सी सीमा बलौदा बाजार के साथ। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसके सराउंडिंग हमने कवर कर लिया।
अब राष्ट्रीय राजमार्गों को पकड़ते हैं, मेन आपको राष्ट्रीय राजमार्ग पकड़ना है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग में जब हमने बिलासपुर जिला पढ़ा तो बिलासपुर जिले में बताया था आपको कि एक तो आपको पकड़नी है सड़क नंबर 130A 130A, याद आ रहा है। तो 130A आपको याद रखना है कि ये मान लीजिए अगर आपका बिलासपुर से, ये आपका बिलासपुर है मान लीजिए, 130A में अगर ये आपका बिलासपुर है, ठीक है, तो बिलासपुर से एक सड़क आ रही थी आपकी 130A जो मुंगेली होते हुए, अभी देखिएगा यहां से एक सड़क आपको बनानी है, एक सड़क आपको यहां से बनानी, थोड़ा सा याद रखिएगा, ये कहाँ जाएगी, ये कवर्धा में, ये भी पंडरिया, ये सड़क कहाँ जाएगी, कवर्धा में पंडरिया, पंडरिया सुने कवर्धा में, ये पंडरिया, देखते चले। ये आपकी सड़क का नाम है NH 130A 130A नंबर सड़क हो गई, 130A NH 130A जो बिलासपुर से आ रही है, हमने पढ़ लिया है 130A को। ये वही 130A है जो बिलासपुर से सीपत होते हुए, याद आ रहा है, सीपत होते हुए सीधा कोरबा में एंटर करेगी, कोरबा में कनकी, याद आया, कोरबा में, उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो कोरबा के नीचे से होते हुए उर्गा वाला स्थान, उर्गा से भैंसमा, भैंसमा से करतला, करतला से रायगढ़ का धर्मजयगढ़ और धर्मजयगढ़ से पत्थलगांव, ये वही सड़क है 130A। तो क्लियर हुआ ये सड़क। फिर हमने देखा था एक सड़क आपका स्टेट हाईवे जो आपका, ये मान लीजिए अगर आपका ये बिलासपुर था, ये आपका बिलासपुर हो गया, यहां पर कोटा, कोटा याद आ रहा है, तो कोटा से बताया था एक सड़क और निकलेगी जो कोटा से निकल करके सीधा लोरमी होते हुए, याद आ रहा है, जो कोटा से निकलेगी सीधा सड़क, बिलासपुर में आपको पढ़ाया था, जो लोरमी होते हुए सीधा, ये लोरमी होते हुए ये भी आपका कहाँ जाएगी, ये भी आपका पंडरिया जाएगी, ये सड़क आपको याद रखनी है, स्टेट हाईवे। और कोटा के थोड़े से आगे से एक सड़क और निकलेगी जिसका नाम है NH 45 नंबर सड़क, याद आ रहा है। तो कुछ यहीं से, यहां से ऐसे निकलेगी, ये आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही होते हुए MP की तरफ निकलेगी, याद आएगा। ये भी सड़क आपको याद रखनी है। तो ऊपर में जो सड़क हो गई, जो आपने देखा कि कोटा के पास से निकल करके हल्का सा मुंगेली जिले में एंटर करेगी और उसके बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही हमने देखा है, GPM जिला होते हुए कबीर चबूतरा, और कबीर चबूतरा होते हुए MP के लिए सड़क निकल जाएगी, याद आ रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जब आपको पढ़ाया था तो कबीर चबूतरा बताया था। तो ये हो गया आपका NH 45, कौन सी सड़क हो गई, NH 45 नंबर सड़क जो बिलासपुर से निकल करके कबीर चबूतरा होते हुए MP के लिए निकल जाएगी। ये आपका स्टेट हाईवे पकड़ना है जो कोटा से, आपको सीधा याद रखना है, कोटा से लोरमी और लोरमी से सीधा पंडरिया, ठीक है। उसके नीचे NH 130A पकड़ना है, 130A जो आपको याद रखना है बिलासपुर, बिलासपुर से आपको याद रखना है सकरी, सकरी से आपका तकतपुर, याद आ रहा है। तकतपुर के बाद अब जब आप मुंगेली जिले में एंटर करेंगे, पढ़ा चुका आप लोगों को, तो जब आप मुंगेली जिले में एंटर करेंगे तो इसी पे आपको याद रखना है जरहा गांव, जी लिख रहा हूं, जरहा गांव बनेगा। और जरहा गांव के बाद यही सड़क आपकी कहां पर आ जाएगी, मुंगेली, जरहा गांव मुंगेली होते हुए ये सड़क आपकी कहां निकल गई, कवर्धा में पंडरिया, दिख गया यहां तक। ये 2 तहसील आपको ट्रेस हो गए होंगे। अब सुनिएगा, ये जो कोटा से जो सड़क पंडरिया के लिए आ रही है, इसी सड़क पे आपको पकड़ना है लोरमी, क्या पकड़ना है, लोरमी, ये लोरमी दिख गया, लोरमी दिखा। लोरमी और मुंगेली के बीच में एक और तहसील पकड़ना है, लालपुर थाना, लालपुर थाना, LTH लिखा हूं, लालपुर थाना, अभी पूरा लिखूंगा सारी चीजों को, क्लियर। क्या क्या तहसीलों के नाम हमने लिख लिए, देख लेते हैं। ये हमारा लोरमी हो गया, ये हमारा लालपुर थाना हो गया, पढ़ाया था आप लोगों को तहसील में। ये आपका जरहा गांव हो गया, ये आपका मुंगेली हो गया, आपका मुंगेली हो गया, जरहा गांव, ये 4 तहसील दिख रहे हैं आपको। अब सुनिएगा ध्यान से, एक और सड़क आपको पकड़नी है, नेशनल हाईवे NH 130 130 नंबर सड़क, याद आ रहा है, जो बलौदा बाजार के सिमगा से होते हुए, बलौदा बाजार में सिमगा से होते हुए, याद आ रहा है, जो सीधा आपका कहां तक जाएगी, बिलासपुर, बिलासपुर से सीधा अंबिकापुर, NH 130 बताया था। जब आप रायपुर से निकलेंगे तो सिमगा होते हुए, यहां से तो सिमगा तक 30 नंबर सड़क है, सिमगा से आगे 130 है, तो वही उस 130 की बात कर रहा हूं जो बिलासपुर ले जाएगी सड़क,
याद आ रहा है? तो वो सड़क कुछ इस तरीके से, बलौदा बाजार का हिस्सा थोड़ा इधर भी है ना, तो बलौदा बाजार से होते हुए हल्का सा बताया था आपको मुंगेली जिले में एंटर करेगी। मुंगेली में सरगांव बताया था, सरगांव, सारा गांव नहीं, सरगांव तहसील बना है, तो सरगांव इसी के तट पर है या इसी रोड पर है, ठीक है। तो देखिएगा कुछ इस तरीके से ये सड़क आपका ऐसे जाएगी। अगर हम इस सड़क की बात करें तो आपको याद रखना है इस तरीके से ये हमारी सड़क ऐसे घूम करके बिलासपुर जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सड़क का क्या नाम है आपका? ये इस सड़क का नाम है आपका NH 130। हर चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, NH 130। और इसी NH 130 पर आपको दो तहसील आपको अच्छे से पकड़ने हैं। एक आपको पकड़ना है पथरिया और एक आपको पकड़ना है सरगांव। ध्यान से सुन लीजिएगा। तो ये यहां पर आपको स्टार्टिंग में ही पकड़ना है पथरिया, बनेगा पथरिया, और यहां पर अंतिम की तरफ यहां पर आपको पकड़ना है सरगांव। पथरिया और सरगांव देखते चलिए आप लोग, पथरिया और सरगांव लिख लीजिए इसको भी। ये हमारा हो गया पथरिया और ये हो गया हमारा सरगांव। सरगांव तहसील देखते चलिएगा, याद रहेगा। और सरगांव के बाद यही सड़क जो है वो बिलासपुर में एंटर करेगी और बिलासपुर जिले से सीधा बिलासपुर होते हुए अंबिकापुर के लिए निकल जाएगी, कोरबा होते हुए, याद आ रहा है, कटघोरा, ठीक। तो कटघोरा होते हुए अंबिकापुर। तो ये भी याद रखिएगा NH 130। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। मतलब अगर आप तहसीलों को काउंट करें तो लोरमी 1, लालपुर थाना 2, मुंगेली 3, जरहा गाँव 4, पथरिया 5 और आपका सारा गाँव या सारा गाँव बोलता हूँ, सरगांव 6, सारा गाँव नहीं, सरगांव 6, मिस्टेक नहीं करना है ना, 6 तहसील। क्लियर? अब इन 6 तहसीलों में आपको याद रखना है कि 3 विकास खंड है। कितने विकास खंड हैं? 3। कौन कौन से? तो ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से विकास खंड है। एक आपका लोरमी, लोरमी याद रहेगा, लालपुर थाना नहीं है। दूसरा आपका मुंगेली, जरहा गांव नहीं है। क्लियर? और तीसरा आपको पकड़ना है पथरिया। तीसरा आपको क्या पकड़ना है? पथरिया। ये 3 विकास खंड आपको याद रखना है, 6 तहसील और 3 विकास खंड। यहां तक में कोई दिक्कत? लिखे हम लोग इसको तो नोट कर लेते हैं इसको। तहसीलों की वर्तमान संख्या कितनी है? 6। इस जिले में वर्तमान तहसीलों की संख्या है 6। कौन कौन से? तो देखिएगा आप लोग, एक तो आपका लोरमी, दूसरा आपका लालपुर थाना, लालपुर थाना, तीसरा आपका मुंगेली, जरहा गांव, ठीक है, पथरिया, पथरिया और आपको पकड़ना है सरगांव। क्लियर? ये 6 तहसील हो गए। विकास खंडों की संख्या कितनी है? 3, लोरमी, मुंगेली और तीसरा आपका है पथरिया। ये 3 आपके विकास खंड हो गए। अब बात करते हैं नगर निगम के। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में से कोई भी नगर निगम यहां पर नहीं, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम है? 14, लेकिन कोई भी यहां पर नहीं, कोई नहीं है यहां पर। नगर पालिका है लेकिन नगर निगम एक भी नहीं याद रखना है। नगर पालिका मुंगेली है, समझ आया, लेकिन आपको नहीं याद रखना है नगर निगम कोई भी नहीं यहां पर बनेगा। अब बात करते हैं विधानसभा की सीटों की। तो छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटें इस जिले में अस्तित्व में है। कितनी सीटें? 2। तो 2 सीटें कौन कौन सी? बड़ा आसान है याद करना। एक तो लोरमी है, एक तो लोरमी है और दूसरा आपका मुंगेली सीट है। लोरमी और मुंगेली सीट, ये 2 विधानसभा की सीटें आएंगी आपकी। क्लियर? और अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो ये किस लोकसभा सीट का हिस्सा होगा? तो आपको याद रखना है बिलासपुर लोकसभा सीट। ये दोनों ही सीटें किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं? तो याद रखिएगा ये दोनों विधानसभा सीटें बिलासपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। और इस बिलासपुर लोकसभा सीट से वर्तमान में हमारे सांसद हैं अरुण साव, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ बीजेपी, जो छत्तीसगढ़ की बीजेपी इकाई है उसके अध्यक्ष हैं अरुण साव जी। क्लियर रहेगा? तो उनका भी नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलें आगे यहां से, चल देखिएगा आगे देखते हैं। अगला अगर इसके भूगर्भिक संरचना की बात कर लेते हैं, ठीक है। भूगर्भिक संरचना की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है ये मुंगेली जो जिला है हमारा, ये महानदी बेसिन का हिस्सा है। अगर प्राकृतिक प्रदेश की बात करें तो महानदी बेसिन भूभाग या जो प्राकृतिक भाग है हमारा, प्राकृतिक भाग उसका हिस्सा है महानदी। प्राकृतिक जो बेसिन, महानदी बेसिन प्राकृतिक भूभाग है उसका हिस्सा है हमारा मुंगेली जिला। याद आ रहा है?
अगर इसमें भी बात करेगा महानदी बेसिन में भी किसका हिस्सा है, तो आपको पकड़ना है ये आपका जो मैकल है, मैकल का विच्छेदित पठार। आपको पढ़ाया था कि जो मैकल से सेपरेट हुआ है, विच्छेदित मतलब सेपरेट हुआ है पठार, प्लेट्यू, जिसका नाम है पेंड्रालोर्मी का पठार। क्लियर, ये पेंड्रालोर्मी के पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, तो आपको याद रखना है पेंड्रालोर्मी का पठार। पढ़ाया था आप लोगों को प्राकृतिक में, पेंड्रालोर्मी का पठार। और ये जो पेंड्रालोर्मी का पठार है, प्लेट्यू ऑफ पेंड्रालोर्मी, याद रखिएगा ये विच्छेदित पठार है। बार बार ये प्रश्न पूछेगा, विच्छेदित पठार, विच्छेदित मतलब होता है सेपरेट, सेपरेटेड। किससे सेपरेट हुआ है, तो याद रखिएगा मैकल से। किससे सेपरेट हुआ है, मैकल श्रेणी से, मैकल रेंज से ये सेपरेट हुआ है। क्लियर ना, तो मैकल का ही हिस्सा एक तरीके से मानिए इसको भी, क्योंकि ये मैकल से सेपरेट हुआ है और इसको नाम देते हैं पेंड्रालोर्मी का पठार। आपको पढ़ाते समय बताया था कि पेंड्रालोर्मी के पठार की अगर चोटियों की बात करेंगे, पीक्स की, तो आपको कोड बताया था PLC, याद आ रहा है PLC। फिर सुन लीजिए, P से पलमागढ़, याद आया, L से लाफागढ़ और C से चंदेरी पहाड़, चंदेरी पहाड़, याद आया। पलमागढ़ आपको याद रखना है ये GPM में, गौरेला पेंड्रा मरवाही में, ठीक है। लाफागढ़ आपको पकड़ना है कोरबा में और चंदेरी पहाड़ पकड़ना आपको मुंगेली में, याद रहेगा ये भी। पलमागढ़ की जो ऊंचाई है ये है आपका 1080। पलमागढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1080, जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में, ठीक है। अगर लाफागढ़ की बात करेंगे तो 1048, 1048, जब कोरबा पढ़ाया था आपको बताया था। और अगर आपकी चंदेरी पहाड़, जो आपका कहां पर है चंदेरी पहाड़, चंदेरी पहाड़ जो कि आपका मुंगेली जिले में, अगर आपको प्रश्न बनता है चंदेरी पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, 821 मीटर। चंदेरी पहाड़ जो है वो पेंड्रालोर्मी के पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा है। किस जिले में, मुंगेली, मुंगेली जिले का सबसे ऊंचा हिस्सा है, 821 मीटर ऊंचाई है। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। तो ये प्राकृतिक प्रदेश की बात हो गई। अब आपको याद रखना, चूंकि महानदी बेसिन है इसलिए खनिज कौन सा होगा, खनिज होगा आपका चूना पत्थर और चट्टान होगी आपकी कडप्पा। अगर चट्टान की बात करें तो चट्टान होगी आपकी कडप्पा और खनिज क्या होगा, चूना पत्थर या डोलोमाइट होगा। अब हम चूना पत्थर की कुछ माइंस देखते हैं। चूना पत्थर की कुछ माइंस आपको याद रखनी है जिले में, लाइमस्टोन की, याद रखिएगा। चूना पत्थर की कुछ माइन आपको याद रखनी है लाइमस्टोन की। एक तो आपका खमारडी, नाम याद करते चलिएगा, खमारडी। दूसरा आपको पकड़ना है भखुरीडी, भखुरीडी, खमारडी, भखुरीडी बनेगा। फिर आपको याद रखना है चैत्रा बुंदेली, चैत्रा बुंदेली। फिर आपको याद रखना है छटन, छटन, चैत्रा बुंदेली। फिर आपको याद रखना है छटन, और छटन के बाद आपको पकड़ना है सोनपुरी। क्या पकड़ना है, सोनपुरी। इतने ये 5 माइंस कम से कम याद रखने आपको। क्या क्या, गभारडी, गभारडी बोलता हूं, खमारडी, भखुरीडी, खमारडी, भखुरीडी, छटन, चैत्रा बुंदेली और आपको याद रखना है सोनपुरी। ये चूने की माइंस हो गई मुंगेली जिले में, कडप्पा चट्टान है चूंकि। यहां तक की बात बनेगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिएगा मैप में। अब फिर आते हैं, तो हमने तहसीलों को ट्रेस कर लिया है, विकास खंडों को देख लिया है, विधानसभा सीटों को देख लिया, लोकसभा सीट, मतलब लगभग हमने पॉलिटिकली हर चीज़ों को कवर कर लिया है। अब थोड़ा सा हम नदियों को पहले ट्रेस करेंगे और नदियों के किनारे जो प्रमुख स्थान है, यानी जो धार्मिक स्थल है, उनको ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात करें जिले की, तो आपको पकड़ना है कि पेंड्रालोर्मी का पठार, जो कि 3 जिलों में फैला हुआ है। पेंड्रालोर्मी का पठार, एक तो आपका मुंगेली, क्योंकि लोरमी वाला हिस्सा है। पेंड्रा अगर बोलेगा तो गौरेला पेंड्रा मरवाही, और जब आपको गौरेला पेंड्रा मरवाही बताया था तो बताया था किस तरीके से कोरबा से कनेक्ट होता है, वो लाफागढ़ वाला जो हिस्सा है हमारा, लाफागढ़ चैतुलगढ़ वाला हिस्सा जो है, तो ये सारा मिलाकर के किसका हिस्सा है, तो पेंड्रालोर्मी के पठार। अब समझे, तो इसी को अगर मान लीजिए अगर आपका ये पेंड्रालोर्मी के पठार वाला हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, पेंड्रालोर्मी पठार, पेंड्रालोर्मी पठार का हिस्सा है अगर मान लीजिए, ठीक है। तो इसी हिस्से से, पेंड्रालोर्मी के पठार वाले हिस्से से ही एक जगह है जिसका नाम है सिहावल सागर। क्या नाम है, सिहावल सागर। उसी सिहावल सागर से, मान लीजिए सिहावल सागर, ठीक है, सिहावल सागर से कौन सी नदी निकलती है, तो याद रखिएगा इसी पेंड्रालोर्मी के पठार सिहावल सागर से निकलती है आपकी मनियारी। कौन सी नदी, मनियारी। देखिएगा मनियारी कैसे निकलेगी, तो मनियारी कुछ इस तरीके से, ये आपका यहां से निकलेगी ऐसे, ये मनियारी देखिए लोरमी वाला हिस्से में,
फिर ये मनियारी कुछ इस तरीके से बहते हुए ऐसे आएगी, ठीक है, और फिर मनियारी कंप्लीट मुंगेली जिले और बिलासपुर के बीच पहले सीमा रेखा बनाएगी। समझ आ रहा है? तो ये आपका इस तरीके से सीमा रेखा बनाते हुए कौन जा रही है, आगे बढ़ रही है आपका मनियारी। इसीलिए जब आपको बिलासपुर से सकरी और तकतपुर बढ़ाता हूं तो तकतपुर के तट पे ही बताया था मनियारी नदी है ना, तो आपको याद रखना ये मनियारी नदी, ये सीमा रेखा बनाते हुए देखिएगा, सीमा रेखा बनाएगी। किसके बीच बना रही है मनियारी? बिलासपुर और आपका मुंगेली के बीच। क्लियर? फिर ये नदी आगे की तरफ बढ़ेगी ऐसे, और आगे की तरफ देखिए बिलासपुर जिले में एंटर करा रहा हूं मैं इसको। ये नदी जब हमने बिलासपुर जिला पढ़ा तो हमने एक स्पॉट पढ़ा था तालागांव। तालागांव के थोड़ी सी दूरी पर, तालागांव के बाद ये नदी जाकर के किससे मिलती है? शिवनाथ में। लेकिन बहुत सारी जगह पर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी जगह पर मदकू द्वीप जो है, मदकू द्वीप अभी बताऊंगा मुंगेली में, मदकू द्वीप को संगम माना जाता है। समझ आ रहा है? लेकिन अगर वास्तविक स्थिति को देखेंगे तो ये नदी बिलासपुर में जाकर के किससे कनेक्ट होती है? शिवनाथ से। क्लियर? अब ये आपका हो गई मनियारी नदी। अब नीचे की तरफ से आपको याद रखना है, ये आपका ये जो 130 सड़क जो है 130, इसी से कनेक्ट करते हुए देखिएगा, इसी के पैरेलल ये हमारी कौन सी नदी है आ रही है? शिवनाथ, शिवनाथ नदी। शिवनाथ इधर सुनिए पहले, शिवनाथ मुंगेली और बलौदाबाजार के बीच सीमा रेखा बना रही है। समझ आ रहा है? शिवनाथ ये देखिए मुंगेली और बलौदाबाजार के बीच सीमा रेखा बना रही है। ये सीमा रेखा बनाते हुए आगे शिवनाथ ऐसी जा रही है, देखिएगा ध्यान से, और ये आगे जाकर के ये मनियारी इसी शिवनाथ में मिलती है। आपको बताया था जहां संगम होता है उसके थोड़ी देर पहले तालागांव बताया था, याद आ रहा है? बिलासपुर पढ़ाते समय तालागांव। लेकिन कई सारे सोर्स में या कई बार आंसर भी लिया जा चुका है मदकू द्वीप। आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मदकू द्वीप जो है वो मनियारी और शिवनाथ के संगम पर है। ठीक है, दोनों फैक्ट को याद रखिएगा, दोनों ही फैक्ट को याद रखना है। क्लियर हुआ? तो वो हमारा हो गया, ये हमारी शिवनाथ नदी और ऊपर से हमारी जो सीमा रेखा बनाते हुए मुंगेली और बिलासपुर की आ रही है मनियारी। यहां तक क्लियर? अब सुनिए, इसी मनियारी की हमने सहायक नदियों की बात की थी। जब हमने बिलासपुर पढ़ा था तो बिलासपुर से मैंने आपको दो सहायक नदियां मनियारी की बताई थी। एक आपको बताया था घोंघा, घोंघा पे घोंघा परियोजना भी बताया था, और एक आपको बताया था छोटी नर्मदा जो बेलपान वाले क्षेत्र से निकलती है। याद आ रहा है? तो बिलासपुर की तरफ से इसमें दो नदियां आकर मिलेंगी, कौन कौन सी? तो एक तो घोंघा और दूसरा छोटी नर्मदा। जबकि मुंगेली की तरफ से, यानी मुंगेली की ओर से इसमें दो नदियां आके और मिलेंगी जिसका नाम है टेशुआ। याद रखेंगे, टेशुआ और आगर, आगर और टेशुआ दो नदियां। तो चार इसकी सहायक नदियां आपको याद रखनी है, अभी सभी लिखूंगा सारी चीजें। अब ये हो गई हमारी कौन सी नदी? आपका मनियारी। अब मनियारी में देखिएगा ध्यान से, मनियारी में कुछ इस तरीके से कहीं से एक नदी, छोटा सा नाला बहते आ रहा है, नाला ही है ये, नदी नहीं है, जिसका नाम है टेशुआ। क्या नाम है? टेशुआ। देखिएगा ध्यान से, ये टेशुआ हो गया, लोरमी के नीचे वाले हिस्से से टेशुआ बनेगा, टेशुआ। और कवर्धा से निकल के आ रही है, देखिएगा कवर्धा जब आपको पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा कवर्धा में कहाँ और किस लोकेशन से, वहां का वहां देखेंगे। कवर्धा से निकलते हुए आ रही है कौन सी नदी आपका? तो आपको याद रखना है आगर। कौन सी नदी? आगर। मुंगेली इसी के तट पर है, देखिए आगर दिखा, आगर। और ये आगर कुछ इस तरीके से जा करके ऐसे आपका यहाँ पे आगर आपका मिलेगी। किससे मिल गई? मनियारी से। दिखा? तो आपको दो नदियां पश्चिम की तरफ से पकड़नी है जो मनियारी की सहायक है। ये आपकी मनियारी हो गई, ये नदी आपकी मनियारी नदी हो गई, नाम लिख देता हूं। ये आपकी शिवनाथ हो गई, ठीक है, ये शिवनाथ हो गई आपकी। ये आपकी हो गई टेशुआ नाला, ठीक है, और ये हो गया आपका आगर। आगर, टेशुआ, मनियारी और शिवनाथ दिख गए सारी की सारी चीजें। अब सुनिएगा, यहां से आगे चलते और अब नदियों के किनारे जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं या प्रमुख जो धार्मिक स्थल है, पहले उनको ट्रेस कर लेते हैं। नदियां तो हमने ट्रेस कर ली। अब देखिए, ये जो टेशुआ नाला दिख रहा है, टेशुआ नाला के पास ही, टेशुआ नाला पर ही आपको याद रखना है कुछ यहाँ कहीं, ये टेशुआ नाला पर ही, इस रोड पर ही आपको याद रखना है, टेशुआ नाला पर, टेशुआ नाला के किनारे एक जगह आपको याद रखनी है, श्वेत गंगा। क्या नाम याद रखना है? श्वेत गंगा। लिखते चलिए, ये जो स्पॉट मैंने बनाया है, ये क्या नाम है इसका? श्वेत गंगा। श्वेत गंगा।
ये स्पॉट लिखे टेशुआ नाला पर स्थित है। क्लियर, सड़क पे दिख रहा है, लोरमी से लगा हुआ। ठीक, श्वेत गंगा, ये पहला स्थान आपको ट्रेस करना है, धार्मिक स्थल है, अभी बता रहा हूँ श्वेत गंगा के बारे में। उसके बाद ये जो आगर जा रही है मुंगेली को टच करते हुए, ये मुंगेली से लगा हुआ आगर के तट पर एक स्पॉट याद रखना है आपको, खर्रा घाट। क्या याद रखना है? खर्रा घाट, अभी बता रहा हूं सारा का सारा। खर्रा घाट, सब जगह मंदिर है। खर्रा घाट आगर के तट पर मुंगेली से लगा हुआ। फिर ये जो सड़क आपको 130A दिख रही है, जरहा गांव दिख रहा है, उसके नीचे की तरफ यहां पर आपको एक स्पॉट याद रखना है, 2 मंदिर है यहां पर। एक स्पॉट नाम है हथनी कला। क्या नाम है? हथनी कला। जगह को देखते चलेगा, हथनी कला। हथनी कला स्पॉट पहले याद करिए, जरहा गांव के नीचे की तरफ, सड़क से लगा हुआ नीचे की तरफ, हथनी कला। मतलब आगर और आपका जो 130A नंबर सड़क है, उन दोनों के बीच में आपको पकड़ना है हथनी कला। बनेगा हथनी कला। ये 3 स्पॉट क्लियर हो गया। अब देखिएगा, ये जो सरगांव है, सरगांव दिख रहा है, सरगांव में ही एक, सरगांव तो तहसील हो चुका है, उसी तहसील में एक गांव है जिसका नाम है बैतलपुर या बैतालपुर। बैतलपुर या बैतालपुर जो भी लिखा है, तो आपको पकड़ना है ये बैतालपुर है, नदी के किनारे ऐसा। ये क्या है आपका? बैतालपुर। बैतालपुर शिवनाथ से लगा हुआ है, ठीक है। और बैतालपुर गांव से एक रास्ता जाता है नदी की तरफ। कभी आप मदकू द्वीप जाएंगे ना, तो इसी बैतालपुर गांव से आपको होकर जाना पड़ेगा। ठीक, मदकू द्वीप। तो नदी में आपको 2 स्पॉट पकड़ने हैं। एक तो आपको पकड़ना है मदकू द्वीप। कौन सा द्वीप? मदकू द्वीप। ये मदकू द्वीप मैंने बना दिया शिवनाथ पर, मदकू द्वीप। और मदकू द्वीप से आगे जाएंगे तो आपको याद रखना है अमर टापू। अमर द्वीप बोल सकते हैं या अमर टापू, ठीक है। मदकू द्वीप से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहां पर आपको पकड़ना है अमर टापू या अमर द्वीप। बनेगा। तो ये हमारा हो गया मदकू द्वीप, ये मदकू लिख रहा हूं मैं, मदकू द्वीप। और ये हो गया हमारा अमर टापू, अमर टापू। क्लियर। बैतालपुर गांव याद रखना है, किस तहसील में? सरगांव तहसील में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहां तक? यहीं पर अब कुछ मैं मंदिर की भी आपके बारे में बताता हूं। देखिएगा, जो श्वेत गंगा देखे हमने, श्वेत गंगा में आपको एक मंदिर याद रखना है। श्वेत गंगा में आपको एक मंदिर याद रखना है, जिस मंदिर का नाम है आपका राम जानकी मंदिर। श्वेत गंगा में एक मंदिर आपको याद रखना है जिसका नाम है आपका राम जानकी मंदिर, ठीक है। श्वेत गंगा में आपको पकड़ना है राम जानकी मंदिर। बनेगा। श्वेत गंगा में राम जानकी मंदिर। अब इसके बारे में एक एक को हम पढ़ेंगे। खर्रा घाट में आपको याद रखना है गणेश्वर महादेव मंदिर। खर्रा घाट में मंदिर का नाम याद रखना है गणेश्वर महादेव मंदिर। देखिएगा, गणेश्वर महादेव मंदिर कहां पर? खर्रा घाट, आगर के तट पर गणेश्वर महादेव मंदिर। हथनी कला जो 2 स्पॉट बताया हूं, यहां पर 2 मंदिर आपको पकड़ने हैं। एक तो अष्टभुजी दुर्गा मंदिर, नाम एक एक का नाम याद रखिएगा, यहां दूर में बना रहा हूं थोड़ा सा। अष्टभुजी दुर्गा मंदिर। और एक आपको पकड़ना है, एक तो आपका अष्टभुजी दुर्गा मंदिर, अष्टभुजी दुर्गा मंदिर, ठीक है। और एक आपको याद रखना है सतनाम पंथ के जो प्रवर्तक हैं गुरु घासीदास मंदिर। क्या याद रखना है? गुरु घासीदास मंदिर। लिख दूं, गुरु घासीदास 2 मंदिर। कहां पकड़ना है आपको? हथनी कला। हथनी कला में याद रखने का अष्टभुजी दुर्गा मंदिर और गुरु घासीदास मंदिर, 2 मंदिर आपको कहां पकड़ने? हथनी कला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये बैतलपुर गांव के समीप, जब आप मदकू द्वीप के लिए आगे बढ़ेंगे तो उसी बैतलपुर गांव के समीप एक मंदिर आपको पकड़ना है, धूमेश्वरी मंदिर। क्या? धूमेश्वरी मंदिर। याद रखिएगा। तो यहां पर एक मंदिर आपको पकड़ना है। मेन आपको स्पॉट याद रखने हैं। जो मंदिर बना रहा हूं वो तो थोड़ा दूरी दूरी पे बना रहा हूं, उसको लेके परेशान मत होइएगा। मेन जो बैतलपुर स्पॉट बता रहा हूं वो याद रखिएगा। तो याद रखना आपको धूमेश्वरी माता मंदिर या धूमेश्वरी मंदिर। धूमेश्वरी मंदिर लिख लीजिए इसको भी, धूमेश्वरी मंदिर। राम जानकी मंदिर श्वेत गंगा में, खर्रा घाट में गणेश्वर महादेव मंदिर, हथनी कला में 2 आपको याद रखना है अष्टभुजी दुर्गा मंदिर और आपको गुरु घासीदास मंदिर। और इसके साथ आपको याद रखना है बैतालपुर में धूमेश्वरी मंदिर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतने मंदिर आपको याद रखने। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग जो इस जिले की प्रमुख नदी है मनियारी। मनियारी जैसे ही सिहावल सागर से निकलेगी, लोरमी के पास ही, लोरमी के ऊपर इस पर एक परियोजना चलाई जा रही है, नाम है
राजीव गांधी परियोजना। ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम है? राजीव गांधी परियोजना। खुड़िया परियोजना भी बोलते हैं, खुड़िया गांव का नाम। किसका नाम है? गांव का। खुड़िया गांव में परियोजना चल रही है, इसलिए तो खुड़िया परियोजना बोलते हैं या राजीव गांधी परियोजना। ध्यान से सुनिए, तो ये आपका कहीं यहाँ कहीं आपको पकड़ना है एक परियोजना जिसका नाम है राजीव गांधी, या इसी को बोलते हैं खुड़िया परियोजना। खुड़िया गांव का नाम है खुड़िया परियोजना, राजीव गांधी या खुड़िया परियोजना। अभी इस पर भी चर्चा करूंगा। यह परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में छत्तीसगढ़ की 3 परियोजनाओं को शामिल किया गया। आपको रायगढ़ पढ़ाते हुए बताया हूं कि रायगढ़ में केलों पर, याद आ रहा है, दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। आपको मनियारी पर याद रखना है राजीव गांधी परियोजना, और बगल में बिलासपुर जिला है, खारंग पर खूंटा घाट परियोजना जो है, खूंटा घाट या संजय गांधी परियोजना। खूंटा घाट पे संजय गांधी, तो एक तो संजय गांधी पकड़ना है, दूसरा राजीव गांधी पकड़ना है, और तीसरा दिलीप सिंह जुदेव पकड़ना है। ऐसे भी याद करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। क्लियर? 3 परियोजनाएं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल। तो ये आपको याद रखना है, राजीव गांधी या खुड़िया परियोजना। किस नदी पर? मनियारी पर। यहां तक क्लियर हुआ? आगे सुनिए, अगला आपको याद रखना है, ये जो NH45 जा रहा है, दिख रहा है आपको? NH45 यहीं से आपका शुरू हो जाता है। ये आपका अगर हिस्सा देखा जाए तो कुछ MP का हिस्सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहीं से आपका शुरू हो जाता है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अचानकमार अमरकंटक, अमरकंटक कहां पर? MP में। अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहा हूं, लेकिन अचानकमार क्या है हमारा? अचानकमार इस जिले की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। समझ गए? तो आपको यही स्पॉट याद रखना है अचानकमार को लेकर। किसको? अचानकमार। ध्यान से सुनिएगा, अचानकमार, मैं केवल अचानकमार बोल रहा हूं ना, कि अमरकंटक वाला हिस्सा वहां पे MP में, इसको बोलते हैं अचानकमार अभ्यारण्य। क्या बोलते हैं? अचानकमार अभ्यारण्य। अब इस पर भी चर्चा करेंगे। अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, अभ्यारण्य भी है, और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व को बोलते हैं आपका अचानकमार अमरकंटक, लेकिन अभ्यारण्य को बोलते हैं केवल अचानकमार। यहां तक क्लियर ना? अभी एक एक पर चर्चा कर रहा हूं मैं, घबराइएगा नहीं। चलें आगे, चलिए। अब प्रमुख स्थानों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले शुरू करते हैं मुंगेली। मुंगेली से कहानी को शुरू करते हैं। मुंगेली, ध्यान से सुनिएगा, एक तो मुंगेली आपका जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है। दूसरा आपकी विधानसभा सीट है, विधानसभा सीट है। तहसील भी है आपका, है विकास खंड भी आपका है मुंगेली। तो ये इतनी चीजें तो बेसिक चीजें थी। मुंगेली में स्पेशल बात याद रखना, इसी मुंगेली में एक मंदिर है जो सामने आपको पिक्चर में दिख रहा है। ये मंदिर, इसको बोलते हैं सत्यनारायण मंदिर। सत्यनारायण कथा होती है ना, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, उसी सत्यनारायण महाराज की ये मंदिर है जिसका नाम है सत्यनारायण मंदिर। सत्यनारायण मंदिर, याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ में इकलौता मंदिर है। सत्यनारायण मंदिर छत्तीसगढ़ का इकलौता, छत्तीसगढ़ में एकमात्र मंदिर बनेगा, एकमात्र। इसके अलावा ये मंदिर भारत में केवल पुष्कर में, भारत में केवल पुष्कर, सुने हैं पुष्कर? राजस्थान, केवल राजस्थान पुष्कर में है सत्यनारायण मंदिर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मंदिर। कहां पर है? मुंगेली शहर में, मुंगेली शहर में ही ये मंदिर। यहां तक क्लियर हो गया होगा, इसको याद रखिएगा। आगे चलिए, अगला देखिए, अगले प्रमुख मंदिरों और धार्मिक स्थलों में ये जो स्पॉट आपको दिख रहा है, ये इस जिले का सबसे प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है। नाम है श्वेतगंगा। क्या नाम है? श्वेतगंगा। अभी मैंने आपको बताया था श्वेतगंगा, ये वही है श्वेतगंगा। पिक्चर में जो दिख रहा है वो श्वेतगंगा है। श्वेतगंगा एक तो याद रखिएगा टेशुआ नाला पर, याद आ रहा है? टेशुआ नाला पर स्थित है। दूसरा, इसका प्राचीन नाम जो है, इसका प्राचीन नाम जो है, इसको बोलते थे श्वेतगंगा। क्या नाम है? श्वेतगंगा।
और धीरे धीरे स्थानीय भाषा का प्रभाव बढ़ता चला गया और श्वेत गंगा से श्वेत गंगा। श्वेत गंगा मतलब सफेद गंगा। इतना निर्मल जल था ये, इतना ही निर्मल जल है यहाँ पर कि माना जाता है कि ये गंगा के समतुल्य है, यानी गंगा ही है। आप यहाँ पर मंदिर के समक्ष ये सामने एक तालाब देख पा रहे होंगे, ये सामने एक जल का कुंड है, नदी के समक्ष एक जल का कुंड है मंदिर के समक्ष, समझ आ रहा है। ये जल कुंड की उत्पत्ति को लेकर के कहा जाता है कि कुछ कुछ पौराणिक कथाएं हैं। क्या पौराणिक कथाएं हैं? पौराणिक कथा ये है, पौराणिक कथा है कि फणिनाग वंशी शासक, फणिनाग वंश याद आ रहा है, जिनका प्रभुत्व कवर्धा वाले क्षेत्र में लंबे समय तक रहा। तो फणिनाग वंशीय शासक थे। फणिनाग वंशीय शासक के स्वप्न में एक बार उनको स्वप्न आया, और स्वप्न आया और उस स्वप्न में जो गंगा है, माँ गंगा, जिसको त्रिपथ गामिनी बोलते हैं, तीनों पथों में गमन करने वाली, ठीक है, त्रिपथ गामिनी जो गंगा है, त्रिपथ गामिनी जो गंगा है, माँ गंगा, वो स्वप्न में आई और उन्होंने राजा को, जो फणिनाग वंशी राजा है, उससे कहा कि मैं इस स्थान पर उत्पन्न हो रही हूँ, फलाने स्थान पर क्या हो रही हूँ, उत्पन्न हो रही, और तुम यहाँ पर एक कुंड का निर्माण कराओ और एक भव्य मंदिर का निर्माण कराओ, क्योंकि मैं अब यहाँ पर इस स्थान पर उत्पत्ति हो रही है या मैं उद्भव हो रहा है मेरा, समझ आ रहा है कि नहीं। और राजा को ये सारी बातें स्वप्न में आई, ऐसी पौराणिक कथाएं हैं। राजा ने इसके बाद एक जल के कुंड का निर्माण कराया, जिस जल के कुंड में हमेशा स्वच्छ जल भरा रहता था, हमेशा स्वच्छ जल, श्वेत जल, याद आ रहा है। पहले इसको श्वेत गंगा कहा गया, बाद में धीरे धीरे श्वेत गंगा के नाम से ये प्रचलित हो गया, समझ आ रहा है। ये जो क्षेत्र है ये प्राचीन काल से ही ऋषियों के, महात्माओं की तपोस्थली थी। महात्मा ऋषिगण जो थे, माना जाता है कि श्वेत गंगा में लगातार स्नान करते थे, ध्यान करते थे जब भी वो, समझ आ रहा है। और बाद में यही श्वेत गंगा किसमें कन्वर्ट हो गई, श्वेत गंगा लोग कहने लगे, क्लियर। तो यहीं पर क्या किया गया, इसी श्वेत गंगा में राजा ने क्या कराया, एक जल के कुंड का निर्माण कराया। एक जल कुंड है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें स्नान करना बेहद पवित्र माना जाता है। साथ ही साथ यहीं पर एक मंदिर का भी निर्माण कराया, जिस मंदिर का नाम है राम जानकी मंदिर, राम जानकी मंदिर। ये भी बात क्लियर हो गई होगी, क्लियर, राम जानकी मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट धार्मिक और पौराणिक स्थल है, इसलिए याद रखिएगा कि यहाँ पर इस स्थान पर मेला भरता है, समझ गए क्या, मेले का भी आयोजन किया जाता है। कब, गंगा स्नान कब होता है, माघ में। माघ में इलाहाबाद में गंगा स्नान होता है, माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा को यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी माघ पूर्णिमा में यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, क्योंकि माघ पूर्णिमा के दौरान यानी माघ महीने के दौरान यहाँ पर स्नान करना बेहद ही पुण्यकारी माना जाता है, बेहद ही लाभकारी माना जाता है, समझ आ रहा है। इसीलिए माघ पूर्णिमा में यहाँ पर क्या किया जाता है, मेले का आयोजन किया जाता है, क्लियर ना। तो मुंगेली जिले का एक प्रसिद्ध मेला आपको याद रखना है, माघ पूर्णिमा में श्वेत गंगा का मेला, क्लियर। इसके साथ ही साथ दूसरा मेला यहीं से जोड़ के याद रख लीजिएगा, एक सेकंड मेला जो यहीं से जोड़ के याद रखना है अलग से, सेमरसल का मेला। क्या रखना है, सेमरसल का मेला। ये किस स्थान का नाम बता रहा हूँ, सेमरसल का मेला मुंगेली जिले में ही लगेगा। और कब लगेगा, तो आपको पढ़ाया था महाशिवरात्रि के दौरान। कब लगेगा, महाशिवरात्रि के दौरान, लिख देता हूँ, महाशिवरात्रि के दौरान बनेगा, महाशिवरात्रि के दौरान याद रखिएगा, सेमरसल का मेला मुंगेली जिले में। तो दो फेमस मेले याद रखें, एक तो आपका श्वेत गंगा का मेला जो माघ पूर्णिमा में लग रहा है, और दूसरा सेमरसल का मेला जो शिवरात्रि के दौरान आयोजित किया जाएगा। यहाँ तक पहला स्टार्ट। आगे चलिए आगे देखिएगा, अगला है आपका खर्रा घाट गणेश्वर महादेव मंदिर। अभी पढ़ाया हूँ खर्रा घाट किस नदी के तट पर है ये, तो आपको याद रखना है खर्रा घाट जो है वो आगर नदी के तट पर है, आगर नदी के तट पर, जो मनियारी की प्रमुख सहायक नदी है, आगर नदी के तट पर। यहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर का नाम है गणेश्वर महादेव मंदिर, जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, गणेश्वर महादेव मंदिर। क्या देखिएगा, भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पर श्रावण व शिवरात्रि के दौरान, शिवरात्रि के दौरान
आस्था का जन सैलाब उमड़ता है, याद रखिएगा, आस्था का जन सैलाब उमड़ता है, बहुत सारे लोग यहां पर इकट्ठा होते हैं। तो याद रखिएगा एक प्रमुख धार्मिक स्थल है इस जिले का खर्रा घाट गणेश्वर महादेव मंदिर। चलें आगे, आगे लिखिए। अगला है आपका हथनी कला। हथनी कला भी बताया हूं आपको, आगर और जो 130A नंबर सड़क है उन दोनों के बीच में आपको पकड़ना है खर्रा घाट। खर्रा घाट बोलता हूँ, हथनी कला। हथनी कला में आपको याद रखना है दो बहुत फेमस मंदिर, दो बहुत प्रसिद्ध मंदिर। एक तो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये जो पिक्चर में जो मंदिर दिख रहा है हथनी कला का, इसको बोलते हैं अष्टभुजी माँ दुर्गा मंदिर। क्लियर, अष्टभुजी माँ दुर्गा मंदिर बनेगा। और दूसरा यहीं पर आपको याद रखना है हथनी कला में ही दूसरा मंदिर, दूसरा फेमस मंदिर आपको याद रखना है हथनी कला में, उसका नाम है आपका गुरु घासीदास, सतनाम पंथ के जो प्रवर्तक हैं हमारे गुरु घासीदास मंदिर। ये भी कहाँ पर आपका है, हथनी कला में। दो फेमस मंदिर आपको याद रखना। क्लियर, चलिए आगे चलिए। अष्टभुजी माता मंदिर जो होगा वो शक्ति का केंद्र होगा, ये भी याद रखिएगा। मदकू द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, जल द्वीप है, नदी द्वीप है, याद रखिएगा एक नदी द्वीप है, प्राकृतिक रूप से निर्मित किया गया, नैसर्गिक नहीं है ना, ये नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से निर्मित है। कई बार आजकल द्वीपों को नेचुरली नहीं आर्टिफिशियली तरीके से भी, नैसर्गिक तरीके से भी बनाया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्राकृतिक रूप से है, विकसित हुआ है, ठीक है। किस नदी पर अगर ये नदी द्वीप है तो याद रखिएगा शिवनाथ पर, शिवनाथ नदी पर। शिवनाथ नदी का जो जल धारा है वो दो भागों में, देखिए एक साइड इधर टूट रही है और एक साइड इधर टूट रही है, ठीक है, और एक बड़े एरिया को द्वीप के रूप में कन्वर्ट कर रही है। तो शिवनाथ नदी याद रखिएगा, शिवनाथ नदी। लेकिन बहुत सारा आंसर आपको याद रखिएगा, इसको अलग से स्पेशल याद रख लीजिएगा कि बहुत सारा बुक्स और बहुत सारे एग्जाम्स में, खासकर व्यापम के एग्जाम में एक बार आंसर भी लिया जा चुका है क्या, कि ये शिवनाथ और मनियारी के संगम पर है। किसके संगम पर है, तो शिवनाथ और मनियारी के संगम पर है। लेकिन वास्तव में अगर संगम देखा जाए तो बिलासपुर के आसपास होता है, बिलासपुर जिले में होता है, ठीक है। मनियारी शिवनाथ में बिलासपुर जिले में मिलती है। खैर ये भी आंसर याद रखिएगा, मदकू द्वीप। इसका जो नाम है मदकू द्वीप का, इसका अगर नामकरण की बात करें तो इसका नामकरण होता है मांडुक ऋषि के नाम पर। किस ऋषि के नाम पर, मांडुक ऋषि के नाम पर। मान्यता है कि इसी मांडुक ऋषि ने मांडुक्योपनिषद की रचना की। मांडुक्योपनिषद, उपनिषद पढ़ाता हूं आप लोगों को, तो मांडुक्योपनिषद की रचना किसने की थी, मांडुक ऋषि ने। और चूंकि इसी स्थान पर की, कहा जाता है कि इसी स्थान पर मांडुक ऋषि ने मांडुक्योपनिषद की रचना की, उपनिषद है हमारा, इसलिए इस क्षेत्र को पहले क्या कहा गया, मांडुक, और धीरे धीरे यही किस में कन्वर्ट हो गया, मदकू। स्थानीय बोलचाल की भाषा में मांडुक ही मदकू में कन्वर्ट हुआ, ऐसा कहा जाता है। क्लियर, आगे सुनिएगा। इसमें अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है ऐतिहासिक स्तर पर भी। इसकी ऐतिहासिक महत्ता की अगर हम बात करें, ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो आपको याद रखना है कि यहाँ से आपके कलचुरी शासक प्रताप मल्ल का, जब मैं कलचुरी वंश पढ़ाऊंगा तो वहां पर इनका जिक्र करूंगा। प्रताप मल्ल का तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है। तांबे का क्या प्राप्त हुआ है, सिक्का प्राप्त हुआ है, कलचुरी शासक प्रताप मल्ल का। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो यहां से एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, अभिलेख प्राप्त हुआ है, एक इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है, ठीक है। इस अभिलेख की जो लिपि है, एक तो ब्राह्मी लिपि है, इस पर ब्राह्मी लिपि भी मिलेगी, दूसरी शंख लिपि भी मिलेगी। शंख लिपि हम पढ़ चुके हैं इसके पहले भी, सीता लेखनी वाला। तो आपको याद रखना है ब्राह्मी लिपि भी मिलेगी और शंख लिपि भी मिलेगी, जो यहाँ पर अभिलेख मिला है। तो इतिहास की दो जानकारियाँ, दोनों अलग अलग जानकारियाँ। एक तो कलचुरी शासक प्रताप मल्ल का यहाँ पर तांबे का सिक्का मिला है, और दूसरा अभिलेख की बात करें तो अभिलेख की भाषा, सॉरी लिपि जो है वो लिपि एक तो ब्राह्मी लिपि है और दूसरी शंख लिपि है। क्लियर, ये आपका ऐतिहासिक महत्व हो गया। अगर इसके नामकरण की बात कर लिया हमने, अब इसके धार्मिक महत्व भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। धार्मिक महत्व की बात करें तो आपको याद रखना है कि यहां से धार्मिक महत्व की अगर बात करें तो यहां से आपको प्राकृतिक शिवलिंग कई बार प्राप्त हुए हैं, खुदाई में प्राकृतिक शिवलिंग प्राप्त हुए,
शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, ठीक है, प्राकृतिक शिवलिंग प्राप्त हुए हैं खुदाई में। इसके साथ ही साथ वर्तमान में अगर देखा जाए मत्कु द्वीप में तो मंदिर परिसर का निर्माण कराया गया है। मंदिर परिसर निर्मित है, मंदिर परिसर निर्मित है। जैसे आपको याद रखना है शिव मंदिर, विष्णु मंदिर इत्यादि मंदिर यहां पर निर्मित कराए गए, इत्यादि मंदिर यहां पर निर्मित कराया गया बनेगा। इसके साथ ही साथ अगर मत्कु द्वीप की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म का भी, ईसाइयत का भी एक प्रमुख स्थान है, एक प्रमुख स्थान है छत्तीसगढ़ में मत्कु द्वीप। क्लियर। आपको याद रखना है कि यहां पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। जिसका नाम है मसीही मेला। क्या नाम है? मसीही मेला। तो इतनी सारी बातें आपको इसके धार्मिक महत्व को लेकर याद रखनी है। ऐतिहासिक महत्व बता दिया मैंने इसका क्या है, धार्मिक महत्व भी हमने सारा चीज देख लिया। मत्कु द्वीप इंपॉर्टेंट है। इसी मत्कु द्वीप से अगर आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे, मत्कु द्वीप से अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो अभी मैंने बताया अमर टापू। मत्कु द्वीप से अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो शिवनाथ नदी के तट पर ही क्या है आपका, शिवनाथ के तट पर ही आपका क्या है आगे, अमर टापू। अमर टापू एक प्राकृतिक स्थान है, एक नेचुरल स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट है, अमर प्राकृतिक स्थल है अमर टापू। याद रखिएगा, इसको भी याद रखना है आपको, अमर टापू। चलें आगे थोड़ा सा। जब हम मत्कु द्वीप जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ेंगे तो मैंने आपको अभी बताया था बैतलपुर गांव, याद आ रहा है? बैतलपुर गांव, बैतलपुर गांव के समीप ही, बैतलपुर गांव के समीप ही एक मंदिर आपको याद रखना है। मंदिर का नाम है धूमेश्वरी मंदिर। याद आ रहा है? मंदिर का नाम है आपका धूमेश्वरी मंदिर। अभी बताया हूं आपको, धूमेश्वरी मंदिर। तो ये भी आप याद रखिएगा जोड़ करके, मत्कु द्वीप से ही यहां तक की चीजें बनेंगी। आगे चलिए, चलिए देखिएगा, यहां पर लिखा है आपका अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ध्यान से देखिए, ये जो अचानकमार वाला क्षेत्र है, ये अचानकमार को आपको पकड़ना है कि ये अचानकमार एक तो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य की कुल संख्या कितनी है? 11। तो उन्हीं 11 अभ्यारण्य में से एक अभ्यारण्य हमारा कौन सा है? अचानकमार बनेगा। तो छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य की कुल संख्या कितनी है? 11 अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और उसमें से एक अभ्यारण्य आपका कौन सा है छत्तीसगढ़ में? आपका याद रखना है अचानकमार। देखिए यहाँ पर अचानकमार एक अभ्यारण्य, 11 में से एक है। अचानकमार के बारे में याद रखना है कि जो इसकी स्थापना हुई थी, अचानकमार अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी वर्ष 1975 में। कब हुई थी? 1975। आपको कोड बताऊंगा, ऊपर 78, नीचे 83 और बीच में 75। ये 75 में इसकी स्थापना हुई थी। अचानकमार अभ्यारण्य की बात कर रहा हूं मैं अभी। याद रखिएगा कि इसका क्षेत्रफल अगर आप बोलेगा आपको कितना है, तो आपको क्षेत्रफल याद रखना है 552 किलोमीटर स्क्वायर, 552 वर्ग किलोमीटर। और इस क्षेत्रफल के साथ ये छत्तीसगढ़ का तीसरा बड़ा, थर्ड लार्जेस्ट सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यानी इस क्षेत्रफल के साथ ये छत्तीसगढ़ की तीसरी बड़ी अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आपका कौन सा? अचानकमार। समझ आ रहा है? ये कब स्थापित हुआ? वर्ष 1975। आगे चल के क्या कर दिया गया? तो आगे चल करके वर्ष 2005 में, ध्यान से सुनिएगा, वर्ष 2005 में अचानकमार और एमपी का जो हिस्सा है अमरकंटक, इन दोनों को मिलाकर के क्या घोषित कर दिया गया? बायोस्फीयर रिजर्व। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ऐसे क्षेत्र या ऐसे वन क्षेत्र, क्योंकि वनों से संबंधित, तो ऐसे वन क्षेत्र जहां पर सभी मानवीय गतिविधियां, सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित है। मतलब पूरी तरीके से वो क्षेत्र कैसा है? रिजर्व है, संरक्षित है। वहां की मृदा मतलब मिट्टी, वहां के पेड़ पौधे, वहां के जीव जंतु, वहां की वनस्पतियां, सभी का संरक्षण किया जाएगा। मतलब आप वहां से एक मिट्टी भी नहीं ला सकते,
पूरी तरीके से जैसा है वैसे का वैसी बने रहने दीजिए। किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ या मानवीय हस्तक्षेप नहीं करना है उस क्षेत्र में। समझ आया कि नहीं आया? पूरी तरीके से वो क्षेत्र संरक्षित है, उसको बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। वर्ष 2005 में अचानक मार और अमरकंटक को मिलाकर के क्या घोषित कर दिया गया? बायोस्फीयर रिजर्व। समझ आ रही कि नहीं आ रहा है? बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया? वर्ष 2005। ये दोनों में है ना, छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों हिस्से में। क्लियर हुआ? आपको याद रखना है इसका कुल क्षेत्रफल जो है, टोटल एरिया अगर हम बात करें कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल आपको पकड़ना है इसका कितना है? 3835 किलोमीटर स्क्वायर, 3835 वर्ग किलोमीटर। इतना बड़ा है, समझ आ रहा है? ये एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में है। और केवल छत्तीसगढ़ में बात करेगा, अगर केवल छत्तीसगढ़ की बात करेगा तो केवल छत्तीसगढ़ में आपको पकड़ना है 2610 किलोमीटर स्क्वायर। केवल छत्तीसगढ़ में बात करेगा तो बायोस्फीयर रिजर्व का कितना बड़ा हिस्सा है? 2610 किलोमीटर स्क्वायर। और ओवरऑल एमपी और सीजी बात करेगा तो 3835। ये बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहा हूं मैं। अभ्यारण्य में केवल क्षेत्रफल कितना है? 552। क्लियर? इतनी बातें याद रहेंगी। याद रखिएगा इस अचानक मार को, ये जो अचानक मार है, इस अचानक मार को अगर हम बात करें, टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया, जानते हैं? याद रखिएगा कि इसको वर्ष 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। और वर्ष 2009 में इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया। जो आपने फोटो देखी होगी उसमें टाइगर रिजर्व लिखा है, टाइगर रिजर्व बना दिया गया। कब? वर्ष 2009 में। 2009 में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया और 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर। आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं? 4 बन चुके हैं। कौन कौन सा? तो एक तो नीचे में आपको याद रखना है इंद्रावती, याद रहेगा। दूसरा आपको याद रखना सीता नदी और उदयंती, दोनों याद रहेगा, सीता नदी और उदयंती। तीसरा कौन सा है? तीसरा आपका अचानक मार। और चौथा कौन सा आपको याद रखना है? गुरु घासीदास और तमोर पिंगला। याद आ रहा है? तो ये 4 आपको याद रखने हैं। तो 2009 में इसको क्या घोषित कर दिया गया? टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। यहां तक की बात बनेगी। ये टाइगर रिजर्व अचानक मार बनेगा। आगे चलिए। अच्छा, इसमें एक फैक्ट और याद कर सकते हैं कि वर्ष 2012 में जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने यहां पर मैन एंड बायोस्फीयर अपना प्रोग्राम चलाया था। प्रोग्राम में शामिल किया इसको। जो यूनेस्को का एक प्रोग्राम था मैन एंड बायोस्फीयर, MAB बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम में अचानक मार को शामिल किया था वर्ष 2012 में। बनेगा। थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अगला आपको याद रखना है, अचानक मार से आगे चलें तो अगला अब आपको परियोजना देख लेनी है, जो जल परियोजना है। जल परियोजना में अभी हमने देखा है मनियारी नदी पर कौन सी परियोजना है? तो मनियारी पर आपको पकड़ना है राजीव गांधी परियोजना या खुड़िया परियोजना। राजीव गांधी परियोजना बनेगा। याद रखिएगा ये जो राजीव गांधी परियोजना है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल है। किसमें शामिल है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। याद रखिएगा इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत होती है, साफ साफ लिखा है फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए। इसकी शुरुआत होती है वर्ष 2015। क्लियर? वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत होती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव या इसमें जो नारा दिया गया है वो नारा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, हर एक बूंद में अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। याद रखिएगा इसमें नारा दिए गए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कुल 99 परियोजनाओं को शामिल किया गया। कितने प्रोजेक्ट? कुल 99 परियोजनाओं को शामिल की, परियोजनाएं शामिल है। कितनी परियोजनाएं शामिल है? 99 प्रोजेक्ट शामिल किए गए। हाइड्रो प्रोजेक्ट जो इरिगेशन से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 3 परियोजनाओं को शामिल किया गया। अभी मैं पहले भी बताया हूं कौन कौन सा, तो आपको याद रखना है दिलीप सिंह जुदेव, इधर देखिए, खेलों पर
याद करने का तरीका बताता हूँ, बड़ा आसान हो जाएगा। दिलीप सिंह जुदेव, केलों पर रायगढ़ पढ़ाया था आपको। दूसरा आपको पकड़ना है संजय गांधी, संजय गांधी बिलासपुर जिला, खारंग, खूंटा घाट या संजय गांधी परियोजना बोलते हैं, खारंग पकड़ना है। और तीसरा आपको पकड़ना है मनियारी पर राजीव गांधी परियोजना, राजीव गांधी परियोजना बनेगा। ये तीनों शामिल। इधर सुनिए, ये आपका दिलीप सिंह जुदेव रायगढ़ आपको पकड़ना है, संजय गांधी आपको पकड़ना है बिलासपुर, और ये आपको मुंगेली पकड़ना है। 3 जिले 3 परियोजना। इधर सुनिए, इनकी सिंचाई क्षमता भी बताता हूँ। दिलीप सिंह जुदेव हमने अभी रायगढ़ पढ़ा था तो बताया था 22,810 हेक्टेयर, 22,810 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है। संजय गांधी में आपको याद रखना है 8300, 8,300 हेक्टेयर, ठीक है। और आपको राजीव गांधी जो खुड़िया परियोजना है उसमें पकड़ना है 11,515, 11,515 हेक्टेयर, यानी 11,515 हेक्टेयर। इतनी बड़ी सिंचाई क्षमता है आपकी राजीव गांधी परियोजना की, याद रहेगा। इसके साथ ही साथ एक फैक्ट और आपको याद रख लेना है जिले में, वो याद करना है यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया, इस जिले का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। तो इंडस्ट्रियल एरिया में आपको पकड़ना है, इस जिले का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र अगर आपको बोला जाए तो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र आपको याद रखना है खमरिया। क्या रखना है? खमरिया। क्लियर ना? खमरिया औद्योगिक क्षेत्र है, जबकि खम्हारडी, अगर खम्हारडी बोलेगा तो चूने की माइंस। याद आ रहा है? हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो ये इतनी चीज़ें आपको मुंगेली जिले में याद रखनी है। इसी के साथ आपको ये मुंगेली जिला जो है वो समाप्त होता है।